हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। पता नहीं ये सोची समझी रणनीति है या सचमुच में आने वाली किसी राजनीतिक उथल पुथल की शुरुआत है जो महाराष्ट्र में एक बार फिर शुरू हुई है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच जारी शीत युद्ध को इस बार हवा दी है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने। राहुल ने पवार के गढ़ में उन्हें चुनौती देने का साहस दिखाया है और जवाब में पवार के सिपहसालार जितेंद्र आवाड़ ने भी अपनी पार्टी का बचाव किया है। दोनों ओर से एकला चालों का राग अलापा जा रहा है, लेकिन क्या यह सचमुच राग है या फिर नूरा कुश्ती? यही है आज का हमारा विषय मुद्दे की बात में। और मुद्दे की बात में हम आगे बढ़ें इससे पहले हम बात करते हैं अपने अतिथियों की जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और निर्भय पथिक के संपादक अश्विनी कुमार मिश्रा जी। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अश्विनी जी के साथ साथ हमारे साथ हैं अशोक देसाई जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है, मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं गणेश कामले जी, जो मुंबई कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग के ये अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में जिनका शुमार होता है। बात हम कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान की, बात हम करेंगे जितेंद्र आवाड़ के बयान की। बात राहुल गांधी और जितेंद्र आवाड़ के बयान की नहीं है, बात है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच की सोच की। क्या क्या अड़चने हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या मजबूरियां हैं कि दोनों दल साथ हैं, इन सारे विषयों को हम समेटने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा लेते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या दरअसल, जिसके बाद इस पूरे मामले को हवा मिली। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र में यदि पदाधिकारियों ने अपनी भूमिका का निर्वाह उचित ढंग से तथा क्रियान्वयन सही दिशा में किया तो 2014 के चुनाव में हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता जिनके हाथों में काफी कुछ सौंप रही है कांग्रेस और गांधी परिवार का चश्मचिराग है, और वो अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस तरह की छटपटाहट में है कि उसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निजात ले लेनी चाहिए। दूसरी तरफ उनके बयान का जो जवाब दिया वो जितेंद्र आवाड़ ने दिया, जो विधायक है मुंब्रा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। हम वो बयान भी आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जितेंद्र आवाड़ का कहना है कि अगर हमारी कुछ योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हो गई तो हमें भी कांग्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जातिवादी ताकतों से दूर रहने और उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और एनसीपी का एक साथ रहना समय की मांग है। जितेंद्र आवाड़ कार्याध्यक्ष भी है मुंबई महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और उनका ये मानना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच का गठबंधन समय की मांग है, लेकिन अगर कांग्रेस चाहती है तो अलग होने को भी तैयार है। एकला चालों का राग।
हम अपने दोनों साथी नेताओं के पास आए। सबसे बात हम शुरुआत ही कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी जी से। अश्विनी जी, हमारे साथ अशोक देसाई जी और गणेश कामले जी बने हुए हैं। हम आपसे शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि आप थोड़ी भूमिका बताएं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानात इस तरह तरह के बीच बीच में आते रहते हैं, जबकि दोनों साझा दल हैं, सरकार चला रहे हैं। एक तरफ देश चुनाव के आहट महसूस करने लगा है, गहमा गहमी जब राजनेताओं की बढ़ी है, विपक्ष और पक्ष की, ऐसे में इस तरह के बयानों का क्या अर्थ है? देखिए, ये तो जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि दोनों दलों की परेशानियां और मजबूरियां हैं, और काफ़ी समय से ये दोनों एक साथ हैं। दोनों एक साथ राज्य में सत्ता का संचालन कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से ये देखा जा रहा है, खास करके इन 7-8 महीनों में आपने देखा होगा कि बजट सेशन के दौरान भी, और उससे पहले जब अजीत पवार जी ने इस्तीफा दे दिया था और मंत्रिमंडल से अलग हो गए थे, उस समय से लेकर यह एक जिसे आपने भी कहा कि एक नूरा कुश्ती चल रही है, आपस में एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच चल रहा है, जिसके आधार पर ये सत्ता में ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से नाराज हैं, और ये भी दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष भी हम ही हैं और सत्ता पक्ष भी हम ही हैं। मुझे लगता है कि दोनों ने सत्ता में आने के लिए जो गठबंधन किया था, उसकी बेसिक मजबूरी ये थी कि दोनों भाजपा शिवसेना को सत्ता से अलग रखना चाहते थे, तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों को अलग रखना चाहते थे। लेकिन अब वो सांप्रदायिक शक्तियों का वाला जो मामला है वो कहीं और चला गया है। अब जो मामला आ गया है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के विभागों में, जो मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा हुआ है, वहां पर जो सत्ता की मजबूरियां हैं, जो काम करने का ढंग है, विकास के नाम पर जो इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, और जो एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व कायम करने की एक कोशिश हो रही है, जैसे कि बारामती में जाकर राहुल जी ने कह दिया कि हम यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं ताकत। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक बार्गेनिंग हो रही है चुनाव से पहले। राजनीतिक बार्गेनिंग, एक तरह से घेरने की कोशिश है, अपने अपने पार्टी के नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का एक प्रयास हो सकता है। सही है, लेकिन इस मामले में जिन नेताओं के, जिस नेता ने कहा है और जिस नेता को घेरने की कोशिश हो रही है, ये कोई मामूली लोग नहीं है। बात करते हैं, हम आपके पास आते हैं मिश्रा जी, लेकिन अशोक देसाई जी, आप बताएं, राहुल गांधी जी के इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं? एक राष्ट्रीय दल के उपाध्यक्ष का ये कहना कि वो अकेला चले, कहीं से गलत भी नहीं है, लेकिन कहीं गठबंधन के धर्म का पालन आपको लगता है कि हो रहा है? सलमान जी, ऐसा है, कांग्रेस से कई लोग अलग अलग हुए, और लोग कहते थे कि कांग्रेस से जो अलग होता है वो राजनीति से आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। शरद पवार साहब एक ऐसी शक्ति वाले नेता, बड़े कद के नेता रहे कि जिन्होंने पार्टी बनाने के बाद तुरंत महाराष्ट्र के सत्ता में भी आए और देश में भी कांग्रेस के साथ गए। सब जानते हैं कि किस लिए गए। जातीयवादी शक्ति को दूर रखने के लिए उन्होंने कांग्रेस से एक बड़ा भाई मानकर हम लोगों ने एक छोटा भाई की भूमिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रही। इसका भान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी रखना चाहिए कि बड़े भाई के नाते उनकी जिम्मेदारी क्या है। छोटा भाई तुम्हारे साथ दिल से सत्ता में और विकास के लिए, महाराष्ट्र के भला के लिए और देश में आपके साथ जातीयवादी शक्ति को दूर रखने के लिए आया हुआ है। एकमात्र एक कारण जो बड़े रूप में पेश किया जाता है कि सांप्रदायिक शक्तियों को, जातिवादी शक्तियों को दूर रखने के लिए ये गठबंधन हमारे लिए जरूरी था। क्या इसी गठबंधन का अब क्या जातिवादी शक्तियां नहीं आ जाएंगी, जो सो कॉल्ड है, जैसा तथाकथित कह रहे थे अश्विनी मिश्रा जी, कि तथाकथित नहीं हो जाएंगे, वो दल नहीं आ जाएंगे क्या आपस की फूट की वजह से? क्या कहेंगे गणेश कामले जी? सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और देश को युवाओं के हाथ में देकर भारत को महासत्ता बनाने का सपना देखने वाले हमारे नेता राहुल जी गांधी, जिन्होंने कल पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया, जो मैसेज हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए,
वो मैसेज हमारे नेता ने हमें दिया। महाराष्ट्र में या भारत में हमें बहुमत स्वयं के फिगर के साथ लाना चाहिए, ये मैसेज कार्यकर्ताओं को देना, मुझे लगता है कि इसके अंदर कहीं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं थी। दो बातें कांबले हैं। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये नाराज करने की बात नहीं थी तो मुझे लगता है कि आप पिछले बयान पर जाइए, जब उन्होंने कहा था, शरद पवार जी ने कहा था पुणे में कि चौहान साहब की फाइलें नहीं बढ़ाते हैं, क्या उनको लकवा मार गया है या पैरालिटिक वर्किंग हो रही है सरकार की। उसके बाद ये बयान आ गया कि अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब ने भी यही बयान इसलिए दे दिया कि शरद पवार पर एक तरह से हमला है ये। अश्विनी कुमार मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात बताई। पृथ्वीराज चौहान जी के कार्यशैली को जिस तरह से शरद पवार ने और उनकी पार्टी और भीतर ही भीतर कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता उस पर उंगलियां उठाते हैं, उनकी कार्यशैली कुछ अलग तरह की है। दो बातें हैं, एक कि पृथ्वीराज चौहान की अपनी उनकी कार्यशैली है, कभी वो की पोस्ट पर मुख्यमंत्री जैसी पद पर कभी नहीं रहे, वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा रहे। उन्हें वरदहस्त प्राप्त है सोनिया जी का, उन्हें वरदहस्त प्राप्त है मनमोहन सिंह का, वो पीएमओ कार्यालय में भी रह चुके। उनकी अपनी एक अदा बन गई है, वो बेहतर करते हैं तो केंद्र कर रहा है, उनसे अगर खराब होता है तो वो केंद्र इसे महाराष्ट्र को छोड़कर जाने को तैयार भी है। उसी पृथ्वीराज को बनाया है पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ, जहां पर इस तरह के बयान दिए राहुल ने। वहीं उसी क्षेत्र से अशोक देसाई जी आप आते हैं, आप सतारा के हैं, आप कराड़ से ताल्लुक है आपका। पश्चिमी महाराष्ट्र की जमीन को देखा टटोल रही है कांग्रेस, वहां पर उसे लग रहा है कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस को उसके गढ़ में मारा जा सकता है। आपको लगता है कि वहां की जमीन ऐसी है कि वो शरद पवार के साए से बाहर निकल सकते हैं लोग? देखो, आज पूरा देश जानता है कि पश्चिम महाराष्ट्र राष्ट्रवादी का गढ़ है और रहेगा। रूरल में महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज 1 नंबर पे है, लेकिन हमें इसका गर्व भी है, अभिमान भी है। साथ साथ में कांग्रेस को पहले ही हमने कहा कि बड़े भाई के रूप में देख के हम सत्ता में आए हैं। दूसरी बार जब कांग्रेस से अलायंस हुआ, एनसीपी की ज़्यादा सीट होने के नाते भी एक देश की बड़ी पार्टी के नाते पवार साहब ने निर्णय लिया कि कांग्रेस का सीएम बने और हमारा उप मुख्यमंत्री बने। ये इतना बड़प्पन दिखाने के बाद हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का नेताओं को अधिकार है, वो कहे, लेकिन कार्यकर्ता की जबान जहाँ तक चलती है, मांग कर, हमारे लोग भी मांग कर रहे थे पवार साहब के पास, अजित के पास कि हम अकेला लड़ना चाहिए, अपने बलबूते के ऊपर महाराष्ट्र में अपनी सत्ता लाना चाहिए, पवार साहब को हमारा देश का पंतप्रधान बनना चाहिए। तो पवार साहब ने अपनी भूमिका क्लियर कर दिया कि आंकड़े के आधार पर पंतप्रधान बनाया जाता है, इमोशनल होकर कार्यकर्ताओं की भावना के ऊपर पंतप्रधान नहीं बनता है। तो उन्होंने ये बार बार कहने के बाद क्लियर कर दिया कि कार्यकर्ता ये बोलना बंद करे कि हमारा कांग्रेस के साथ युति है और भविष्य में रहेगी। लेकिन देसाई जी पवार साहब ने बीच में ये कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी नहीं हूं जी। लगता है मुझे कि खास करके जो उनकी एक शैली है काम करने की, वो तो एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता है, और मैं उनको 78 से उनके साथ मुझे 1-2 साल काम करने का मौका भी लगा है। लेकिन वो जिस एंगल से वो काम करते हैं, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं है, शरद पवार जी खुद हैं वहां पर मौजूद हैं। अगर शरद पवार ना हो तो पश्चिम महाराष्ट्र कुछ नहीं रहेगा। इस चीज को मानने से शायद कांग्रेस वाले भी ये मानते हैं और सारी राजनीतिक दल इसे मानते हैं और सामान्य जन भी मानता है। लेकिन पवार साहब ने जिस तरह से अपने को अलग कर लिया है प्रधानमंत्री के पद से, उस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि राहुल गांधी साहब को एक मौका मिल गया कि चलो एक बार इनके ऊपर भी बोल कर देखते हैं क्या? हम 3 चीजें 3 तरीके से अश्विनी जी, हम 3 तरीके से एक ग्राफिक के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। 3 खंड में बांटते हैं। एक तरफ है कांग्रेस के बयानात, कांग्रेस का वचन, दूसरी तरफ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कथन, और तीसरी तरफ है क्या वो कारण बने जिसको लेकर घेरने की कोशिश हो रही है। वो अलग अलग तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक के माध्यम से हम दिखाते हैं कि क्या है कांग्रेस के बयान जिसे टुकड़ों में बांटा जा सके, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बयान, और फिर हम दिखाते हैं कि वो कारण क्या है, वो एक जो बिसात बिछाई गई है शरद पवार के गढ़ में, वो तीनों चीजें क्या है हम आपको दिखाते हैं। पवार के गढ़ में जब पहुंचे राहुल, तो ये कांग्रेस के वचन कुछ इस तरह से है कि पवार के गढ़ में
राहुल पहुंचे और उन्होंने एनसीपी के सफाई करने की दिखाई है तैयारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा है राहुल गांधी ने। ये कांग्रेस की भूमिका है। एनसीपी के बैसाखी से चाहते हैं निजात और जमीनी स्तर पर काम करने का दिया है गुरु मंत्र। आंतरिक विवादों से बाज आने की अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है राहुल गांधी ने और विवादित कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है राहुल गांधी ने। ये थी राहुल गांधी की भूमिका पुणे में, जिसे लोगों ने ये मानकर कहा है कि अब कांग्रेस आज़ादी चाहती है राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ, बट गठबंधन शायद नहीं चाहती। दूसरी तरफ जब राहुल गांधी का बयान आया तो उनके बयान की काट के तौर पर क्या कहती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसका लब्बो लुभाव हम दिखाते हैं आपको। एनसीपी उवाच, एनसीपी द्वारा लागू योजनाओं को मिले प्राथमिकता। वो योजनाएं जो एनसीपी के मंत्रिमंडल में हैं उनके नेताओं की, और योजनाएं हुई अगर सफल तो कांग्रेस से करेंगे किनारा। एनसीपी बार बार कह रही है सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए हुआ है गठबंधन, जो अब ये इनकी मजबूरी कहें या रणनीति। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन समय की मांग है और अंत में ये भी कहते हैं कि अगर नहीं चाहते हैं साथ तो हो जाए अलग। इन दोनों के साथ साथ, इन दोनों बातों के साथ नेताओं के ये लब्बो लुभाव उनकी बातों का निकल कर आया वो है, और इसके साथ हम आपको दिखाते हैं वो क्या बिसात किस तरह से बिछी हुई है और क्यों राहुल गांधी चाहते हैं और राहुल गांधी के कार्यकर्ता क्यों चाहते हैं, और क्या दबाव, जिसका अश्विनी मिश्रा जी भी जिक्र कर रहे थे कि वो क्या दबाव तंत्र है कि चले इस तरह से दबाएं शायद बात निकल कर आती है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बात बारामती जो नब्ज है शरद पवार जी की, उसे घेरने की कोशिश हो रही है कि बारामती सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा ठोक दिया है, और यह दावा उन्होंने ठोका राहुल गांधी की मौजूदगी में। राहुल गांधी की मौजूदगी में उठी मांग के बारामती सीट कांग्रेस अपने पास रखे। बारामती संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, इन्हें आधार बनाकर कांग्रेस इस सीट पर दावा ठोक रही है, और उसका कहना है कि 2 नगर परिषद पर भी है कांग्रेस का कब्जा। साथ ही साथ बारामती में कांग्रेस की मजबूती का दावा कर रही है कांग्रेस, और उसके पीछे का तर्क ये दिया रहा है कि बारामती में एनसीपी का सिर्फ 1 विधायक है। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर कहा है कि बहुत जल्द इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। बारामती के बहाने एनसीपी पर दबाव। बारामती माना जाता है पवार परिवार का गढ़, और पवार को उनके अपने घर में घेरने की है ये कवायद। गणेश कामले जी, शरद पवार इस देश के कद्दावर नेता, राहुल गांधी इस देश की उम्मीद लोग देखते हैं, कांग्रेसी उनमें अपना प्रधानमंत्री भी देखते हैं। अगर शरद पवार के गढ़ में जाकर इस तरह के बयान दिए जाएंगे, बारामती के बहाने शरद पवार को घेरने की कोशिश होगी, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर इससे दोहराता हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को और उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को देश के किसी भी गांव तक जाकर पार्टी का संगठन बांधने का पूरा अधिकार है, फिर वो बारामती हो या और कोई विभाग हो। अगर कांग्रेस बारामती में स्ट्रांग होना चाहती है, वहाँ पूरी ताकत के साथ उभरना चाहती है, तो इसमें बुरा क्या है? ये होना ही चाहिए। हम चाहते हैं कि बारामती नहीं, पूरे महाराष्ट्र के हर घर में कांग्रेस मजबूत हो, और राहुल जी ने जो संदेश हमें दिया है कि 272 का आंकड़ा पूरे देश में हमें मिले और हम हमारी ताकत पे सरकार बनाए, इसमें गलत क्या है? अपने दम पर सरकार बनाने की जो कवायद शुरू हुई है, अश्विनी कुमार मिश्रा जी, ये बताएं कि ये कवायद
तब कहां चली जाती है जब चुनाव आते हैं और गठबंधनों का दौर। क्या आपको लगता है, पहले तो इस पर बात कर ले, कि क्या आपको लगता है किसी एक दल को पूरी तरह से जनता का मूड है किसी एक दल को सरकार देने का इस देश में? मुझे ऐसा लगता है कि जो 1978 से जो आपातकाल की स्थिति के बाद से जो देश में राजनीतिक समीकरण बने हैं, उन समीकरणों के आधार पर आज जो भी चुनाव, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर गठबंधन का दौर ही नजर आता है। चाहे आप विदेशों में भी देखें, जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही कम मार्जिन से 51 और 49 का लेवल होता है। अमेरिका में भी जो चुनाव होते हैं या अन्य देशों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं, एक ट्रेंड सा बन गया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि गठबंधन से वो निकलना चाहती है, कांग्रेस कभी भी अधिनायकवादी रही है, वह कभी भी सत्ता में रही है, ये मजबूरी है उसकी गठबंधन। लेकिन कांग्रेस को जब भी मौका लगेगा वो चाहेगी कि एक तंत्रीय, एक पार्टी का शासन हो, ताकि वो अपनी तरह से सरकार चला सके, अपनी तरह से देश चला सके। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही, जिस तरह से क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जाकर एक बड़ा रोल बन रहा है, जैसे शरद पवार जैसे नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और फिर अपनी एक प्रादेशिक पार्टी बनाई और आज वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिस तरह से अन्य दलों के लोग भी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो कांग्रेस के साथ आकर मिल रहे हैं, ये प्रादेशिक जो लापरवाहियां बरती हैं केंद्र सरकार ने, उसका ये उभार है। और इसी के कारण जो क्षेत्रीय पार्टियां उभर रही हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति पर हावी हो रही हैं, इसलिए गठबंधन को इतनी जल्दी खत्म कर पाना राहुल जी के लिए संभव नहीं होगा। गठबंधन के दौर को खत्म कर पाना, आप देख सकते हैं कि जब भी चुनाव की बात आती है, पहले दो दलों की बात होती थी, कांग्रेस और उसके सामने खड़े रहने वाले दलों के। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से दूसरे दलों की भी उनकी अपनी पहुंच और उनकी अपनी ताकत बढ़ी है। उनकी बिना उनका जिक्र किए बड़े दल भी रह नहीं पाते। एक नमूना तब भी देखने को मिला था जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, और बल्कि उससे पहले भी चुनाव प्रचार अभियान समिति का जब अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें उसकी कमान सौंपी गई थी, तब भी क्षेत्रीय दलों के, उनके अपने सहयोगी दलों के बीच से भी विरोध के स्वर उठे थे और उनके समर्थन में भी आए थे, यानी क्षेत्रीय दलों की। मिश्रा जी हमारे साथ एक और मिश्र जी, अमरजीत मिश्र जी जुड़े हैं जी। पत्रकार भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई इकाई के महासचिव हैं। जी अमरजीत मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। इस वक्त आपको स्टूडियो में होना था, किन्हीं कारणों से आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दो बातों पर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना मुखिया चुन चुकी है, उसे ये पता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सहयोगी दलों के साथ हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ ये कवायद है कि प्रधानमंत्री तो तय नहीं है, लेकिन भीतर एक आग है कि हमें ही सरकार में आना है, सहयोगी दलों के समर्थन की आवश्यकता न पड़े। ये छटपटाहट कांग्रेस की है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस तरह की आवाजें उठती हैं कि हमें एकला चालू की राह अपनानी चाहिए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ये बयानात क्या दिखाते हैं? देखिए, ये एक तो मुख्य बात ऐसी है कि जिनके पास मुद्दे नहीं है और मुद्दे हैं तो उनके पास भय, भूख, भ्रष्टाचार से लड़ने के मुद्दे नहीं है। उनके पास पद पाने की लोलुपता तो है, लेकिन जो ये अनसर्टेनिटी हो कि जिनके पास प्रधानमंत्री के दावेदार का अभाव हो और उनको ये लगता हो कि आने वाले दिनों में वो किसी को भी उठाकर प्रधानमंत्री कर देंगे, तो उन पर तो आम आदमी का विश्वास नहीं है, तो उनके आपसी विश्वास का अभाव दिखाई देगा। इन दोनों दलों के बीच के जो बयानात आते हैं, राहुल गांधी पुणे जाते हैं और अपनी मंशा जाहिर कराते हैं कि 272 के जादुई आंकड़े को क्या कोई अकेला दल छूने का साहस कर सकता है? अमरजीत मिश्र जी, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं तो आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है और इसलिए उसने पहले ही बता दिया है कि 272 और नाम हमारे पास है, हमने वो नाम के ऊपर बताया है, मोदी के काम हैं उसके आधार पर बताया है, भारतीय जनता पार्टी का वर्षों का इतिहास है उसके आधार पर बताया है। लेकिन अगर सहयोगी दल आपके साथ हो, उनके घर में जाकर आप उसको ललकारते हैं, तो ये सहयोगी दलों की भावना को आहत करता है। राहुल गांधी का मैं उन पर इसलिए भी नहीं बोलना चाहता कि ये बचकाना है और कि किसी के पास जाकर कहें कि हम तुम्हारा सहयोग चाहते नहीं, जबकि उसके सरकार दो सरकारें चलाते हैं वहां उसी के आधार पर, केंद्र की और राज्य की।
दूसरी बात, मैं शरद पवार की भी इसलिए कहूंगा कि ये शरद पवार है जिन्होंने अपनी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध पर पैदा किया था, उस कांग्रेस के विरोध पर जिसकी गोद में जाकर वो बैठे हैं। तो आम आदमी इस बात को जानता है। अमरजीत मिश्र जी हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अशोक देसाई जी हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और गणेश कामले जी भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। अमरजीत मिश्र जी का ये स्पष्ट है, ये इसे बेमेल का गठबंधन, जो उनकी बातों का एक दृष्टिकोण है, ये समझ में आता है कि ये बेमेल का गठबंधन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्र चुन रखे हैं और जो उसके साथ नहीं है वो छूट चुका है, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये छटपटाहट उनके भीतर है। अशोक देसाई जी, आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता को मन बनाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और अपना संगठन का स्तर बढ़ाने के लिए ये बात ठीक है, लेकिन उसका संदेश क्या जाता है? नेता लोग जो हमारे राहुल जी आए, कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, आज युवा शक्ति के एक प्रेरणादायी नेता है, उनको उसी समय कार्यकर्ताओं के बात का खुलासा करना चाहिए था, उनको इस टाइप की बात करने के लिए रोकना चाहिए था कि भाई इतनी हल्की बातें। पवार साहब सर के बड़े नेता जो कांग्रेस परिवार से ही अलग हो चुके हैं और कांग्रेस के सरकार में आज एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। आज पवार साहब की एक देश में छवि, एक अभ्यासु बड़ा नेता और अच्छा काम करने वाला एक मंत्री, एक अच्छी लीडरशिप उनके अंदर जो गुण है, ऐसे नेताओं के मतदार संघ के बारे में या जिला के बारे में कोई अगर हल्की बात आती है तो उस बात को वहां उन्होंने दबाना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं पर थोड़ा सा इसको हवा देने का काम उनके द्वारा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लोग कार्यकर्ताओं की क्यों गणेश जी, अमरजीत मिश्र जी की इस बात पे कितना दम है कि उन्हीं के घर में अगर जाकर आप उन्हें चिढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो विरोध के स्वर उठेंगे? कार्यकर्ताओं के दम पर सरकारें बनती हैं। सरकार बनाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी होती है, उनमें आप संदेश क्या देंगे? क्या दोनों दलों के गठबंधन के जब काम करने की बारी आएगी, आपको लगता है दिल मिलाकर ये कार्यकर्ता काम करेंगे? बिल्कुल दिल मिलाकर काम करेंगे। आज ऐसी कोई बात नहीं बनी है जिससे कोई बड़ी दरार आने की संभावना है। एक ही बात मैं कहूँगा कि अब इससे ज्यादा क्या दरार आएगी बयानात के माध्यम से गणेश जी, कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता कांग्रेस का, उनके अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता जो उनके सहयोगी हैं, जो उनकी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनका पश्चिम महाराष्ट्र में दबदबा है, उनके गढ़ में जाकर अगर उन्हें ललकार कराएं तो ये क्या संदेश देना है? सलमान जी, इसमें यह भी जोड़िए कि बारामती की ही सीट क्यों चाहिए? जी ऐसा है जी, पश्चिम महाराष्ट्र और एनसीपी, मुझे बताना पड़ेगा आपको कि पश्चिम महाराष्ट्र में आज एनसीपी की, अब मैं ये बात कहूँगा तो शायद और दूसरा विषय शुरू हो जाएगा जी, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में अभी फिलहाल में जितने भी जो छोटे चुनाव हुए, आपको बड़ी खुशी के साथ मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ वहां पश्चिम महाराष्ट्र में जीत रही है। यानी कहीं और ना कहीं पृथ्वीराज चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से लेके आज तक कांग्रेस का ग्राफ पश्चिम महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी से काफी आगे जा चुका है। और इस बात की भनक जो है पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन हम गठबंधन संभालने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, और हम दोस्ती भाईचारा साथ में लेके राष्ट्रवादी के साथ काम करेंगे और महाराष्ट्र में और देश में फिर सत्ता में आएंगे। जी देखिए अमरजीत जी, ये बयानात भी देंगे। पृथ्वीराज चौहान का धर्म है और वही जो पृथ्वीराज चौहान जो बोल रहे हैं वो राहुल गांधी के इशारे पर ही बोलते हैं। जी, राहुल गांधी के इशारे पर अगर ये नहीं, अमरजीत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उनके बीच की खटास अगर कहीं है तो क्या इस तरह से उनकी तरफ से भी बयानात नहीं आए इससे पहले? नहीं, देखिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद जब भी कोई इस तरह की बात हुई होगी, लेकिन ये निचले स्तर पर होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे आपस में जब खुद के ईगो क्लेश होते हैं तो होता है, लेकिन बड़े नेताओं द्वारा आपने कभी माननीय राजनाथ सिंह जी को उद्धव जी के बारे में, माननीय बाला साहब ठाकरे के बारे में बोलते हुए कभी नहीं सुना होगा। आपस में मैं थोड़ी याददाश्त ताजी कराना चाहूंगा। भाजपा का एक नारा था अभी कुछ साल पहले,
और महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जी, नितिन गडकरी जी ने काफी बड़े बड़े सम्मेलन लिए हैं कि 100% भाजपा, वो पूरे देश के लिए 100% भाजपा के नारे पूरे देश से के लिए। शिवसेना कितनी नाराज हुई थी, इस बात को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। मैं आपको वही अशोक देसाई जी आपको बताना तो चाहता हूँ। भाजपा ने अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए वो नारा दिया। 100% भाजपा का मतलब ये नहीं है कि अपने सहयोगी की पीठ में खंजर खोपना। नहीं, 100% भाजपा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे सरकार के मुखिया के नाते भी काम कर रहे हैं जो सरकार चलाती है और उसमें एनसीपी का साथ देती है। अगर मुझे 1 मिनट दिया जाए तो मैं राहुल जी ने ये बात क्यों कही, उसके पीछे की पार्श्वभूमि बताना चाहूंगा। अशोक देसाई जी कुछ कह रहे, आप क्या कहेंगे जो बात गणेश जी ने कही और जो बात अमरजीत मिश्र जी ने कही? ओके अशोक देसाई, ऐसा है, महाराष्ट्र में अगर सत्ता पे आना है और लोकसभा के फिगर को बढ़ाना है तो दोनों पार्टी को एक में के बिना कोई चारा नहीं। हम ये नहीं कहेंगे, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनसे ज्यादा हमारा कार्यकर्ता उत्साही है कि कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन दोनों का उसमें नुकसान है, इसलिए सोचे समझे हमारे नेता। सलमान भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी कि आपने महाराष्ट्र के जिलों में ऐसे में आपको 25 जिले बताता हूँ कि जिसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में या बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवसेना का अतिथि होता है, नेता आता है, और शिवसेना के कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी का नेता जाता है। लेकिन आप वही दोनों पार्टियां कभी जो एक रही थी जिससे टूटकर बाद में एनसीपी बनी, ऐसा कोई घटना नहीं है जिसमें एनसीपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के लोग। जी अमरजीत मिश्र जी बने रहे हमारे साथ। अश्विनी जी आप बताएं, ये जिस तरीके का राहुल गांधी या शरद पवार या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कहीं भी ये बयान देता हुआ नजर क्यों नहीं आता? उनके भीतर से ये बात क्यों नहीं निकलती कि आने वाली सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की होगी? इस तरह के बयान नहीं आते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पूरी पार्टी में, क्योंकि वो एक नए ब्रीड के नेता है, नई पीढ़ी के नेता है, मुझे लगता है कि वो जो पुराने जो घिसे पीटे नेता हैं उनको अलग करके कुछ वो एक नया प्रयोग करना चाहते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो वो पार्टी के अंदर लाना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि उनको बारामती की ही सीट क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में अगर कुछ होता है तो मनोहर जोशी की सीट कोई मांग लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों मिलकर काम करेंगे, और ये देखा गया है कि जो वोटों की प्रतिशतता है पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की, उसमें दोनों मिले बगैर आज सत्ता हासिल कर ही नहीं सकते हैं। जब वो ये जानते हैं कि हम दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ सकते हैं और सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी करके कार्यकर्ताओं का कितना मनोबल बढ़ाएंगे आप? कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अशोक देसाई जी, गणेश कामले जी, क्या आपको नहीं लगता कि अपने नेताओं को, आप दोनों भी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर के कार्य किए हैं आपने, आप कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, अपने नेताओं के यहाँ आपका आना जाना है, आप जब देखते हैं कि आपके बड़े नेता, उनके भीतर ये सुगबुगाहट है, वो भीतर ही भीतर चाहते हैं, उनके भीतर एक अजीब सी छटपटाहट है कि हमें अलग लड़ना चाहिए, ऐसे में आप अपने नेताओं को कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अपने नेता की बात में दम है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपके एक दूसरे के बिना जब सरकारें नहीं बन सकती तो क्यों नहीं गठबंधन धर्म का पालन किया जाता, एक दूसरे के साथ की बात क्यों नहीं की जाती? सलमान भाई, कोई कितना भी कहे, इस देश में कोई भी एक दल अपने बलबूते पे आने का दिन खत्म हो चुका है। बिल्कुल, बिना प्रादेशिक पार्टी के सहयोग के बिना किसी का भी सरकार कहीं भी बनेगा नहीं, ना बन रहेगा ना आगे भविष्य में बनेगा, क्योंकि प्रादेशिक पक्ष का आपने सबने मान दिया कि इतना महत्व सब जगह बढ़ चुका है, उनको साथ में लेना सबके अपनी मजबूरी है। लेकिन देसाई साहब, ये जो पिछले 60 वर्षों से जो देश में राजनीति चली है, जिस तरह से प्रदेश की उपेक्षाएं की गई हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जिनको कि जो सहयोग राशि मिलनी चाहिए थे, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, उनकी जो उपेक्षाएं हुई हैं, असम है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां के लोग अपने को देश से साथ जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं। ये कांग्रेस का फेल्योर है राष्ट्रीय स्तर पर, इस कारण ये क्षेत्रीयता बढ़ी है, क्षेत्रीय दल बढ़े हुए हैं, और यही कारण है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, उसके कारण ही ये क्षेत्रीय दल आगे आ रहे हैं। आज देश में 43 पार्टियां हैं,
कांग्रेस एक अलग है, 42 पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है और फिर गठबंधन करके वो सत्ता में आती है। तो ये सत्ता का खेल चल रहा है, इसमें विकास और कोई बात कहे कि हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, ये एक बेमानी बातें हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, यही महाराष्ट्र में ही सिंचाई को लेकर अजीत पवार जी के कितने ये हुए हैं, 36,000 करोड़ का कुछ पता नहीं है कि सिंचाई घोटाला कितना बड़ा हो गया। और ये जो निकम्मापन है सरकार का, ये सत्ता विरोधी लहर है जो देश में एक नई क्रांति ला सकता है। राहुल गांधी इससे भी उबे हुए हैं कि उनके जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हों, आखिर वो काम क्यों नहीं हो रहा है। आज भी कल प्रधानमंत्री ने 38 योजनाएं पास की हैं, 1,10,000 करोड़ की। इतनी जो योजनाएं चल रही हैं, गरीब वही है, भिखारी वही बना हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आखिर इसका क्या, आखिर कोई तो निस्तार होना चाहिए। और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियां आगे आकर अब केंद्र में अपना रोल प्ले करना चाहेंगे। अश्विनी मिश्रा जी, अमरजीत मिश्रा जी, जो जिन बयानों को लेकर इतनी आपाधापी और इतनी उठापटक मची हुई है, जिन नेताओं के बयानों को लेकर, उनके भीतर अभी अपने कार्यकर्ताओं को अगर किसी तरह से उत्साहित करना है, उन्हें उनमें जोश भरना है, उन्हें झोंकना है आने वाले चुनाव में, तो उनके हाथों में कुछ मुद्दे थमाने की बातें थी। उन्हें अगर कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उससे उबरने की उन्हें गुर सिखाने चाहिए थे, या फिर कहीं आपकी कमियां हैं उसे उजागर करके विपक्ष पर किसी तरह से आप किस तरह के हमले कर सकते हैं बातों से, या उनकी कुछ कमियों को उजागर कर सकते हैं। इस तरह के बयानात देने के बजाय एक दूसरे से नूरा कुश्ती करने की जो भूमिका अपना रहे हैं नेता, इसका आने वाले चुनाव पर क्या परिणाम होगा? सलमान भाई, मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं कि इनको आपस में लड़ने के बजाय दूसरे पर बोलना चाहिए, विपक्षी पार्टियों पर। विपक्षी पार्टियां इतनी तीव्रता के साथ इनके ऊपर प्रहार कर रही है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनेकों मुद्दों पर जिस पर इनका फेल्यूर है, ये उस पर बात करना नहीं चाहते और इसलिए ये आपस में भिड़ रहे हैं। और कांग्रेस की देखिए नीत रही है, फूट डालो और राज करो, और इसलिए उनके साथ जितने लोग आएंगे, और वो अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े छत्रपों को खत्म करने का उनके पास कोई शिगुफा रहा है, इसलिए बड़े बड़े ललित नारायण मिश्र से लेकर आप जितने भी देखेंगे, शरद पवार भी उनके उस पर रहे, लेकिन ऐसे जो छत्र बड़े होते रहते हैं, कांग्रेस उसको निस्तानाबूद कर देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छोटे राज्यों की कल्पना इसीलिए की थी। अभी जो जनाब बोल रहे थे, वो जब बता रहे थे, उनकी एकदम 100% बात सही है कि बड़े नेताओं, बड़ी राज्यों को किस तरह से आपने अन्याय किया है। हर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिला होता तो आज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जो नक्सली पैदा हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, जो बेरोजगारी की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है, ये स्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? गणेश जी, ऐसी परिस्थितियां अगर बनी हुई है, विपक्षी एक तरफ आपको घेर रहा है, आपका दल सरकार में आने को बेताब है, फिर से रिपीट होना चाहता है, दूसरी तरफ एकदम आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आप पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में अपने ही सहयोगी दल को घेरना कितना उचित है? मैंने आपको बताया कि गणेश जी कुछ कह रहे हैं। अमरजीत जी, जी। मुझे भाजपा की एक बात समझ में नहीं आती है कि भाजपा एक बाजू में बेकारी की बात करती है, और जब बेकारी दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार देश में न्यूक्लियर पावर लाकर बिजली पैदा करके देश में नए नए कारखाने के द्वारा उद्योग और नौकरियां देने का जब विचार करती है और वो बिल लोकसभा में लाती है, तो यही भाजपा और कम्युनिस्ट वाले विरोध करते हैं। कामले जी, मैं तो भाजपा को देश के बेकारियों की चिंता है कि क्या है? मतलब जब कांग्रेस कुछ करना चाहती है, अब हमने अन्न सुरक्षा विधेयक भी लाया जिसमें 65 सालों के बाद इस देश को आजादी मिलने के देश के गरीबों को नागरिक सुरक्षा लोगों के लिए आप लाने की बात करते हैं। यही बात है। और आप चाहते हो कि आप लोकसभा में भी बोलने नहीं देते हो और यहाँ भी बोलने नहीं देते हो। नहीं, आप बोलने दो प्लीज। आम जनता नहीं बोलने देगी साहब, वो तो पता चलेगा, वो अभी आपको बहुत जल्द पता चलेगा। कांग्रेस ने जिस देखिए अमरजीत जी, सिर्फ आपको सलमान भाई, आपकी पार्टी को दूर रखने के लिए ये गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन की दोनों की अपनी मजबूरियां हैं कि आपकी पार्टी को दूर रखना है। देखिए, विवशता में कोई भी समझौता जो किया जाता है
वो बहुत दिन तक चलता नहीं है। अरे खैर, वर्षों अब तो से चल मुद्दे रहा ही है। अब तो मुद्दे ही बदल गए हैं साहब। अब तो राष्ट्रवाद और मैं कुछ शब्द बोलूं जरा? राष्ट्रवाद की लड़ाई जी, है। जी गणेश जी की भी सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं गणेश जी। देखो, हमारे गठबंधन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। हमारे नेता ने पहला ही डिक्लेयर कर चुका है कि कांग्रेस के साथ ही हमें एक चुनाव लड़ना है। छोटा सा उदाहरण इसलिए देता ये- हूं अमरजीत जी। नहीं, देखिए, शरद पवार साहब तो कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते। अब चाहे ऐसा कुछ नहीं, अगर कांग्रेस को जरूरत नहीं है, कांग्रेस अगर पवार साहब का महत्व नहीं समझ रही है, उन्होंने तो कांग्रेस छोड़कर अगर चले पवार गए साहब का थे। महत्व नहीं जान रही है, या इस- पवार साहब का ताकत नहीं, का उनको अंदाजा नहीं है, यार छोड़ना चाहती है तो कांग्रेस- राष्ट्रवादी को शरद- पीछे पीछे नहीं जाने को तैयार है। दोनों बातें हैं। राष्ट्रवादी का शरद पवार कार्यकर्ता की भी इस बात के लिए एक शरद इलेक्शन पवार पर का तैयार उपयोग है। कांग्रेस करती है, उसको पता है। लेकिन शरद पवार की भी व्यवस्था है कि जी, एक दोनों बार की जिस व्यवस्था पार्टी है। को छोड़ दिए हैं व्यवस्था उसको सत्ता पकड़े के रहेंगे। लालची नहीं है, सत्ता के बाहर रख के भी वो समाज कार्य करना अच्छा तरह से जानते हैं। कांग्रेस उनको सम्मान से साथ में लेके अशोक देसाई जी ये बहुत गठबंधन सही होता कह रहे है। हैं। अमरजीत जी, तो हमारा अमरजीत जी, भारतीय गणेश जी जनता बहुत देसाई जी दिन से- बहुत सही कह रहे हैं कि शरद पवार पद लोलुप नहीं है, इसलिए अमरजीत जी, विपक्ष के नेता रहते अमरजीत जी, हुए उन्होंने थोड़ा पद बोलना छोड़ा चाहिए, था। स्वाभिमान से और ये सही कह रहे हमारी हैं पार्टी क्योंकि आज जो स्वाभिमान कृषि के मंत्री ढांचे पे ही लगातार पैदा बने हुई हुए है। हैं, हमारे महाराष्ट्र में पार्टी के सूखा स्वाभिमान पड़ा, को कहीं अकाल ठेस अगर पड़ा, गिरती लगती है। बाढ़ आई, लेकिन वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं, नहीं है। ये अमरजीत सही जी, बात है अमरजीत जी, कि अमरजीत- पद लोलुप नहीं है। जी शरद पवार सबसे निष्ठावान व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस को इस मुद्दे पर छोड़ा, विदेशी महिला के मुद्दे पर, लेकिन फिर उसकी गोद में जाकर बैठे हैं। अभी ये गणेश उनकी- जी कुछ कहना चाह रहे हैं अमरजीत जी हमारे बहुत देर नेता का से। मुद्दा ही खत्म हो चुका है। जी गणेश जी मुद्दा खत्म, आपको पद मिला और मुद्दा खत्म। नहीं, सवाल नहीं आता है। जी इस विदेशी बात का मुद्दा कभी ये खत्म हो जाएगा। अमरजीत जी जो विषय आपने उठाया है, ये विषय भी जब जनता के बीच जाएगा तो जरूर इस पर सवालात उठेंगे और उठते रहे, लेकिन उसके बावजूद मात्र भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को बाहर रखने की जो रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो मजबूरी उन्हें एक मंच पर लाती है। गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी बात सुन लेते हैं बहुत देर से। गणेश जी, मैं अमरजीत जी को और पूरे भाजपा को एक बात बताना चाहता हूं कि भारत को जय जवान जय किसान का नारा देते हुए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब ने देश के उन्नति में अपना योगदान दिया। फिर इंदिरा जी ने अपना योगदान देते हुए सीलिंग एक्ट लाया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ के नारे के तहत। फिर वो कामले जी पुरानी सुनिए, बातें नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ, पिछले 65 साल में मैं आगे आ रहा हूँ, क्या जरा किया? प्लीज आगे आ रहा हूँ। कांग्रेस में देश की अब उन्नति ये किया, सब छोटी-मोटी गलतियां ये हुई, सब उनकी करते बात अलग है। करते राजीव जी गांधी ने ये जो कामले जी यही बातें मैं आपको इसलिए कंप्यूटर कहना युग चाहता जो हूँ मैं- भारत में लाया, बोलने दो अमरजीत जी प्लीज। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद अब जो बोफोर्स तोप के ऊपर आप लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की, आपको याद होना चाहिए कि उसी बोफोर्स तोप ने हमें कारगिल युद्ध जिताया। बिल्कुल, सुनिए, लेकिन जो सुनिए, माल प्लीज, खाया प्लीज, उसका और कुछ क्या? बोलना है, और कुछ बोलना है। जो माल और- खाए उसका क्या? अब- बोफोर्स प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन बोफोर्स में जो दलाली खाई गई वो अरे भाई, अप्रासंगिक कैसे दलाली हो तो आप सकता है? प्रूफ नहीं कर सके। अरे और प्रूफ खाना नहीं, का बस एक ही देखिए वर्ड, दलाली इस चलाते हो। देश कोई की मतलब जनता नहीं को है। पता है कि आम आदमी मैं को जिस बात कांग्रेस को ने बोलना चाहता बहलाने था- फुसलाने के लिए अमरजीत जी, दलाने फुसलाने प्लीज, के लिए कितने गणित बना रखे हैं। सुनिए, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने हमारा काम इतना आसान कर दिया है कि देश की जनता तो कांग्रेस को चाहती है, राष्ट्रवादी को चाहती है। आपने नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए डिक्लेयर करके हमें सत्ता पर फिर से बिठाने का रास्ता आसान कर दिया है। अमरजीत ईश्वर जी, आपकी बुद्धि को बनाए रखें। अमरजीत जी, ईश्वर आपकी अमरजीत बुद्धि जी, को बनाए बिल्कुल रखें। बिल्कुल। अमरजीत जी, हम अश्विनी जी के पास जाएं इससे पहले चूंकि आप अशोक देसाई जी और गणेश कामले जी तीनों राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आपको एक चीज आपने देखा बातों में भी, शुरू के विरोधाभास के बाद भी जब बात आपके विरोध की आई, आपकी पार्टी के विरोध की आई, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंत में वही होना है। लेकिन उसके पहले जो बयानबाजियां हैं आपकी तरफ से भी, जिस तरह से आपके दल ने एक नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए, सलमान जी आपको एक काटता हूँ। आप देखिए, बात आपस में लड़ने की या फिर हमारे खिलाफ एक होने की नहीं है। जी, बात है इस देश में एक संवैधानिक परंपरा की, बात है एक सहयोगी भावना की,
बात है उस निष्ठा की जिसके प्रति आप एक हुए थे। जी। आप क्या इस तरह से करेंगे कि लेकिन- आप किसी के खिलाफ तो एक होंगे, लेकिन फिर उसके गढ़ में जाके उसको ललकारेंगे? अगर ललकारना था तो उसका सहयोग क्यों लिया आपने? जी अमरजीत जी, कुछ चीजें ऐसी, वो चीज एक पद पर जिस व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, एक क्या ऐसी भूमिका नहीं बन रही है? गणेश कामड़े जी जब कहते हैं कि आपने बेहतर किया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे। गणेश कामड़े जी की बात पे कितनी सच्चाई है और कितना दम है? फिर हम चलते चलते आएंगे अश्विनी जी के पास। देखिए, उनके प्रश्न में निहायत अभिमान है, गर्वोक्ति है, ये समझने की उनकी ताकत नहीं है कि जिसको उजाला समझ रहे हैं वो कितना अंधेरा है। उनकी सोच, ये कैसी मानसिकता है कि इस देश में आप किसी को राजनीति नहीं करने देंगे, ये फतवा जारी करते हैं आप। तो ये उनकी प्रश्न में ही है। ये गर्भोक्ति सर तोड़ेगी। अगर उनको पता चलेगा इस घर को अगर उनको ताकत है तो उन्होंने कहना चाहिए कि मोदी के खिलाफ 100 व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है। बोले अशोक देसाई जी, गणेश बोले कामड़े कि जी, उनको अशोक नरेंद्र देसाई हरा मोदी उन्होंने देंगे। तय कर लिया है। दूसरी तरफ आप अगर आपस में उलझे रहेंगे तो आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी को रास्ते में रोक पाएंगे, सत्ता बनाने से रोक पाएंगे? बहुत संक्षेप में अशोक जी। ऐसा है, सेकुलर फोर्सेस एक तरफा है और धर्मांध शक्ति दूसरी तरफा है जी। ये लड़ाई देश के सेकुलर वोटर और अनसेकुलर वोटर की है जी, वो फैसला वोटर को करना है। जब ये देश का विकास, भूमिका यही है अशोक देश देसाई किसके जी। हाथ में गणेश जी, सुरक्षित गणेश जी, होगा? आप कुछ कहेंगे? जी जी। अब सेकुलर की भाषा जो कांग्रेस ने गढ़ी है वो सेकुलर है। जी जी जी, हम आते हैं अमरजीत जी। जी, मैं गणेश जी। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की निष्ठा और सेवा की अभी कुछ बातें कही। मैं यही कहूंगा कि महात्मा गांधी की इस देश में हत्या हुई, उन्होंने अपना सुनिए प्लीज सुनिए। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की राष्ट्रीय एकात्मता और अखंडता के लिए हत्या हुई। जी। उसके बाद राजीव जी की इस देश में हत्या हुई। जिस परिवार ने सर, जी, कामले गणेश जी, 21वीं देश सदी के का विकास के साथ साथ अपना बलिदान भी दिया है, गणेश इस जी, बात को नजरअंदाज देश नहीं कर सकता। गणेश जी बोल रहे हैं, शायद तो मैं उनको बता दूं, जी। भारतीय जनता पार्टी जन्म के साथ ही इस देश पर कुर्बानी दी है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या जो ये हुई एक थी, एक वो- लंबी वो अमरजीत जी, ये एक लंबी बहस होगी। इस पर जरूर हम नहीं, फिर मुझे दोबारा लगता आप है लोगों कि से हम- मिलेंगे। नहीं, लेकिन जिस कुर्बानी की बात कर रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियां कुर्बानी ऐसी नहीं दी है। हैं, वर्तमान सत्ता परिस्थितियां पाने ऐसी के लिए भी हैं, नहीं दी है, इस देश को एक रखने के लिए कुर्बानी दी है। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि इस देश का युवा वर्ग कुछ और चाहता है, उसकी कुछ और डिमांड्स है, वो कुछ और मांगता है। वो जो उसका दिल मांगे मोर है, वो चाहता है कुछ परिवर्तन चाहता है। कांग्रेस से लगाव रखने वाले लोग चाहते हैं कि जरूर प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, उनके समर्थक चाहते हैं कि जरूर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अपनी ये महत्वाकांक्षा है कि उनके अजित पवार यहाँ के मुखिया हो जाएं और केंद्र में सुप्रिया सुले हो जाएं। अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी लोगों की मजबूरियां, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी राजनीति है। लेकिन जब जाकर बात देश चलाने की आएगी, ऐसे में आपस की गुटबाजी और आपस के गठबंधनों का बेमेल गठबंधन जो है वो कितना असर करेगा, ये हमारे लिए देखने का विषय होगा। अश्विनी जी, आपने तीनों की बातें सुनी, आपको क्या लग रहा है आगामी चुनाव में ये चीजें कितना काम आएंगी और कितना नुकसानदेह होंगी सभी दलों के लिए? आप सलमान जी, पिछले 2009 के चुनाव, 2004 के चुनाव के परिदृश्यों पर अब थोड़ा सा भी अगर सोच लें तो आपको लगेगा कि हर चुनाव के समय कांग्रेस देश में एक संभ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है और बेमेल गठबंधन के कारण ही तो ये दुर्दशा हो रही है। अगर चुनाव से पहले गठबंधन कर लो, एक कार्यक्रम बना लो तो देश का भला हो जाएगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि सत्ता के जोड़ तोड़ के लिए भेड़िया आया, मोदी आ जाएगा, आडवाणी आ जाएंगे, ये कह करके देश को पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से आर्थिक रसातल में भेजा गया है, उससे क्या निकल कर आएगा। आज देश चाहता है, अभी कामले जी बोल रहे थे लाल बहादुर शास्त्री, और यानी भेड़िया आया कि राजनीति कहीं न कहीं बंद होनी चाहिए, नकारात्मक सोच के साथ में अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। सलमान जी मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूं। आज देश में 87 करोड़ मतदाता हैं, उसमें से 47 करोड़ मतदाता युवा हैं, और उसमें से भी जो 15 करोड़ मतदाता है वो जो 1989 के बाद पैदा हुए हैं। हमें कार्यक्रम को समेटना है समयाभाव के कारण। अश्विनी जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं, हम इस पर आएंगे। अमरजीत मिश्र जी आपका, अशोक देसाई जी आपका भी, और गणेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। और हम चाहते हैं आगामी चुनाव जिस तरह से हो। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा। हमारा यह मकसद है आगामी चुनाव नकारात्मक सोच के साथ नहीं बल्कि एक सकारात्मक सोच के साथ नेता भी चुनावी जंग में उतरे और मतदाता भी उसी दिशा में मतदान करें। आज के लिए मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे अतिथियों को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज। हूं सैयद जैदी, और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप